नमस्कार, वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट के कुछ नाम तय कर लिए गए हैं। ये सूत्र बता रहे हैं मालिनी गौड़ बन सकती हैं मंत्री। रमेश मेंदोला, हरिशंकर खटीक, प्रदीप लारिया, रीति पाठक, कृष्णा गौड़, इनके नाम तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तुलसी सिलावट, विष्णु खत्री का नाम भी तय माना जा रहा है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह को लेकर मंथन जारी है। 23 या 24 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। विजयवर्गीय को मिल सकती है प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। तो कुछ नाम तय माने जा रहे हैं, कुछ पर अभी भी मंथन जारी है और जल्द ही 23 या 24 तारीख को विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, पीएम से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब ये माना जा रहा है कि नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। तो कुछ नाम तय हो गए हैं, कुछ पर अभी भी मंथन किया जा रहा है। एमपी में नए सीएम इन दिनों मंत्रिमंडल गठन को लेकर भोपाल से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी वहां मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की प्रगति और विकास पर चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में सीनियर नेताओं से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 23 या 24 दिसंबर को मोहन कैबिनेट का गठन हो सकता है। भोपाल में राजभवन को मंत्रिमंडल गठन की सूचना का इंतजार है। मोहन कैबिनेट में 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। सांसद से विधायक बने दिग्गज बीजेपी नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं 4 से 5 बार चुनाव जीते बीजेपी विधायक जो अभी तक मंत्री नहीं बन पाए, उन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। पहली बार विधायक बने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मंत्रिमंडल के नामों को तय करने में जुटी है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है और मोहन मंत्रिमंडल को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। मंत्रिमंडल पर दिल्ली में हुए मंथन के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कैबिनेट में आधी आबादी का खासा दबदबा दिखाई देगा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का फोकस भी महिला वोटर्स पर है, जिन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या ज्यादा की जा सकती है। एमपी में डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल विस्तार पर भले ही दिल्ली में मंथन का लंबा दौर चला, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बीजेपी केंद्रीय आलाकमान महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान एक ही चेहरे में युवा, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की गुंजाइश तलाश रहा है। 33% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को संसद में देने का किसी ने प्रावधान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी तरह आगे भी मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व महिलाओं को पूरा अवसर देगा ताकि एक सशक्त देश का निर्माण कर सके। जिस तरह एक घर में महिला प्रधान होती है, आने वाले समय में हमारे देश में भी महिलाओं को वो प्रधानता दी जाएगी। अब अगर मोहन मंत्रिमंडल में महिला विधायकों पर नजर डालें तो किसे मिल सकता है मंत्री बनने का मौका? रीति पाठक सांसदी छोड़कर सीधी से विधायक बनी है। कृष्णा गौड़ गोविंदपुरा से दूसरी बार के विधायक और सबसे बड़ी जीत इनके नाम है। मालिनी गौड़ इंदौर 4 से विधायक हैं, मेयर भी रही हैं। नीना विक्रम वर्मा धार से चौथी बार की विधायक। गायत्री राजे परिवार देवास से तीसरी बार की विधायक। उषा ठाकुर महू से विधायक, पिछली सरकार में संस्कृति मंत्री थीं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक, 2018 में चुनाव हार गई थीं। निर्मला भूरिया पेटलावत से विधायक हैं, दूसरी बार की आदिवासी वर्ग से आती हैं। प्रतिमा बागरी रैगांव से पहली बार की विधायक, एससी वर्ग से। प्रियंका मीणा चाचौड़ा से पहली बार की विधायक, एसटी वर्ग से।
इधर कांग्रेस नेता के मिश्रा बीजेपी के मिशन 2024 के प्लानिंग पर सवाल दागते हुए कहते हैं कि मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को अधिक मौका देकर क्या उदाहरण पेश करेगी बीजेपी। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, वे चाहे तो पूरा मंत्रिमंडल ही महिलाओं का बना दें। मिल सकता है तो दे ना। अब तो मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। मोहन यादव साहब खुद उतनी हिम्मत नहीं रख रहे हैं कि वो अपने सलाह से किसी को मंत्री बनवा दें। पूरी डोर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो जब उन्हीं को दिल्ली में तय करना तो मोहन जी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। 21 महिला विधायक जीत कर आई हैं बीजेपी में। हम तो कहते 30 को देना चाहिए। 33% आरक्षण की बात चल रही, मैं 50% की वकालत करता हूँ। 30 बहनों को अब बनाइए। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें 21 कैंडिडेट जीत कर आई हैं, जबकि 7 महिला उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2 महिला सांसद चुनकर आई थीं, जो यह साबित करता है कि बीजेपी को महिलाओं का वोट लगातार मिलता रहा है और बीजेपी इस बड़े वोट बैंक को पार्टी के साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भोपाल से दिल्ली तक चल रहे मंथन के बीच संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वजह भी है, चुनाव दर चुनाव बीजेपी के प्रति महिला वोटरों का रुझान बढ़ा है और अब निशाने पर 2024 लोकसभा चुनाव है। भोपाल से कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो चुका है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मैं बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मुहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया है। साय कैबिनेट में सामान्य वर्ग से 1 मंत्री, ओबीसी से 5 मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति से 1 और आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहाँ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल के हारने वाले बीजेपी और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। विधानसभा में हारने के बाद ये दिग्गज नेता अब लोकसभा का टिकट पाने का जुगाड़ करेंगे। देखिए ग्वालियर से खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में अब महज 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के दावेदार लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी में जुट गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा में हारने वाले कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों की नजर लोकसभा टिकट पर टिकी हुई है। ग्वालियर चंबल में लोकसभा की 4 सीटों पर जिन दिग्गजों की नजरें हैं, उनमें ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस की लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक और बीजेपी से भरत सिंह कुशवाहा, माया सिंह और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह और बैजनाथ कुशवाहा, तो बीजेपी के अरविंद भदौरिया, भरत सिंह कुशवाहा और गिरिराज दंडोतिया की नजर है। बात करें गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की, तो वहां से कांग्रेस के केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह, दिग्गी राजा, तो बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और महेंद्र सिंह सिसोदिया की नजर है।
वहीं भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी के लाल सिंह आर्य, इमरती देवी और घनश्याम पिरोनिया तो कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव और पंकज कनेरिया शामिल हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की चौथी सीटों पर हारने वाले बीजेपी के 8 पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में नजर आएंगे। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को दावेदारी का हक है, टिकट का फैसला करना पार्टी का काम है। लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। भारत सिंह जी भी लोकप्रिय नेता हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लोकप्रिय नेता हैं, सब मंत्री भी रहे हैं और उनका अपना जनाधार भी है। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना, उनके समर्थकों की भावना अलग विषय रखती है। पार्टी में उनकी भूमिका क्या होना चाहिए, ये पार्टी संगठन तय करेगा। वहीं ग्वालियर चंबल में हारने वाले कांग्रेस के 10 बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदार के तौर पर नजर आने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर नेता कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद रखता है। हम लोकसभा के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें टिकट मांगने का अधिकार तो प्रत्येक कार्यकर्ता रखता है। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज इस बार टिकट के लिए जोर आजमाइश करेंगे, तो वहीं पुराने और नए चेहरे भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी मैदान में पेश करेंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में टिकटों की ये दौड़ दिलचस्प होने वाली है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। सांता पर शर्तें लागू। जी हां, बात मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के उस आदेश की जिसके बाद क्रिसमस पर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल स्कूलों में बच्चों को सांता बनाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे स्कूल्स। बच्चों को सांता बनाने से पहले उनके पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी कर दिया गया है। पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस मनाए जाने से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश ने उज्जैन में खलबली मचा दी है। आदेश जारी हुआ कि किसी भी स्कूल में छोटे बच्चों को सांता क्लॉज बनाए जाने से पहले उनके परिजनों से लिखित आदेश लेना जरूरी है। अगर बिना इजाजत बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषा पहनाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस आदेश के तहत क्रिसमस पर्व पर जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बगैर अभिभावकों की अनुमति से किसी भी बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषाओं को नहीं पहनाना है। और यदि कोई विद्यालय ज़बरदस्ती बिना अनुमति से कार्यक्रम करते हैं या कार्यक्रम में बच्चों को ये सांता क्लॉज की ड्रेस वेशभूषा पहनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में भी जिला शिक्षा विभाग का आदेश सुर्खियों में है। दरअसल विभाग ने आदेश में कहा कि क्रिसमस डे के दौरान स्कूल में होने वाली गतिविधियों में बच्चों को सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री जैसे पात्र बनाने के लिए उनके माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसमें क्रिसमस का उल्लेख करते हुए बच्चों को बिना अनुमति सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाने पर किसी भी तरह के विवाद पर उस स्कूल के संस्थान के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निश्चित करी है, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। ग्वालियर में डीईओ का आदेश जारी हुआ कि बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी है। डीईओ अजय कटियार ने जिले के सभी स्कूल्स को निर्देश जारी किए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के इस आदेश पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जिला स्तर पर ये इस तरह के आदेश निकले और मैं समझता हूँ इस तरह के आदेश में गलत भी क्या है। यदि बच्चों को आप कोई भी उनको वेशभूषा पहना रहे हैं या कोई भी उनसे कृत्य करा रहे हैं या कोई भी उनको सांता बना रहे हैं तो उसके लिए अभिभावक से और बच्चों की सहमति होना जरूरी, तो इसमें गलत क्या है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का द्वेष फैलाना चाहती है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कर रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। सांता क्लॉज बनाने में एक साल में एक त्योहार आता है, अगर किसी क्रिश्चियन वर्ग का एक त्योहार है उसको दूसरे लोग भी मनाना चाहते हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ उन्होंने जानबूझकर इस माहौल को बिगाड़ने के लिए किया है। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह का माहौल बिगाड़ते हैं। शिक्षा विभाग का ये पत्र तीनों जिलों के सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए जारी किया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि आयोजन में त्योहार विशेष की वेशभूषा पहनाकर जबरदस्ती सांता बनाया जाता है, जिससे अप्रिय स्थिति बन जाती है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है।
ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों नाबालिग अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आलम यह है कि बीते 6 महीने में ग्वालियर चंबल अंचल में 10 बड़े हत्याकांड, गैंगरेप और लूट के आरोपियों में नाबालिग भी शामिल पाए गए हैं। देखिए नाबालिगों के अपराध की ये पूरी फेहरिस्त। ग्वालियर चंबल अंचल में नाबालिग बच्चे अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये नाबालिग छोटे मोटे नहीं बल्कि हत्या, गैंगरेप और लूट जैसी संगीन वारदातों में भी लिप्त हो रहे हैं। बीते 6 महीने में नाबालिग अपराधों की वारदातों पर अगर नजर डाली जाए तो 15 दिसंबर को छात्र इमरान हत्याकांड के 4 आरोपी नाबालिग निकले। 2 अक्टूबर को पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा, इसमें नाबालिग लड़के लड़की आरोपी पाए गए। 21 नवंबर को नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना में मुरैना के 2 आरोपी नाबालिग थे। 23 नवंबर को माधोगंज इलाके में 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में उसकी नाबालिग चचेरी बहन को भी आरोपी बनाया गया। 29 अक्टूबर को भिंड में 16 साल के नाबालिग ने 14 साल के रिश्तेदार के साथ रेप किया। 6 जुलाई को मुरैना में 17 साल के आरोपी ने 5 साल की बच्ची से रेप किया। 13 सितंबर को मुरैना में 2 लड़कियों से रेप के मामले में 2 नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिगों के अपराधों के दलदल में उतरने के पीछे कई वजह सामने आ रही है। नाबालिग अपना रुतबा दिखाने और सोशल मीडिया पर सुर्खियां पाने के लिए आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। वहीं कई नाबालिग नशे की गिरफ्त में आकर लूट, रेप जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में नाबालिगों के लिए हथियार रखना और अपराध के रास्ते पर चलना एक शगल सा बन चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता नाबालिगों को अपराध में जाने से रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की मानते हैं। इसके पीछे मूल कारण हमारे उनके बच्चों के जो परिवार में माँ बाप हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि जब हमारा बच्चा क्या एक्टिविटीज कर रहा है, दिन में कॉलेज का क्या टाइम है, कोचिंग का क्या टाइम है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, आज माँ बाप उनके बच्चों को पूछते नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्रिमिनल बच्चों के साथ दोस्ती है या किसके साथ है। इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि माँ बाप का भी बहुत बड़े दोषी है इस मामले में। वहीं पुलिस अधिकारी मानते हैं कि बच्चों को अपराध के दलदल में धंसने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है। परिवार के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखें। बच्चे किन के साथ रहते हैं, नशे की गिरफ्त में तो नहीं है। उनके स्कूल, कॉलेज से लगातार फीडबैक लिया जाए तो बच्चे अपराध की गिरफ्त में आने से बच पाएंगे। ये परिजनों का विशेष तौर पे अपने एडोलेसेंट एज जो कहते हैं किशोर अवस्था जो होती है बच्चों की 15 से करीबन आप समझ लीजिए कि 19-20 तक, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। और ख़ासतौर से कुछ आजकल वर्किंग माँ बाप दोनों होने लगे, घर पे ध्यान उतना टाइम नहीं दे पाते, जॉइंट फैमिली नहीं रह गई। परिवार की देखरेख का अभाव और गलत संगत के चलते नाबालिग अपराध के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। लिहाजा इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसमें परिवार की भूमिका खासी मायने रखती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। सदियों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर बनकर तैयार है। अब बस सभी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे और वहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति को देख भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। इसीलिए देश के 3 सबसे होनहार मूर्तिकारों को रामलला की भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। मनमोहक होगी रामलला की मूर्ति। निहारते ही भाव विभोर हो जाएंगे भक्त। भक्तों में बढ़ी रामलला को देखने की बेचैनी। 5 साल के रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाईस जनवरी का दिन अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर राम भक्त के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसी दिन सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम वापस अपने मंदिर पहुंचेंगे।
और ये ऐतिहासिक पल उस वक्त और भी भव्य हो जाएगा जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को भक्त निहारेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति इतनी भव्य और अलौकिक होगी कि उन्हें देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। रामलला की मूर्ति का काम देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तिकारों को 5 साल के बालक की कोमलता को रामलला की मूर्ति में उकेरने का जिम्मा सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक तीनों मूर्तिकारों में जो भी इस काम को बखूबी निभाएगा उसी की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा और मूर्ति का चयन भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। राम मंदिर में सिर्फ रामलला की मूर्ति ही मोहक नहीं होगी बल्कि मंदिर का एक एक कोना भव्य होगा। इसलिए मंदिर परिसर को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसे राम कथा कुंज कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। राम भक्तों को इस कॉरिडोर में भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ से राम राज्याभिषेक तक के प्रसंग मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेंगे। इस कॉरिडोर में भगवान राम से जुड़े कुल 108 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सदियों में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख प्रसंग होंगे। कॉरिडोर में इन प्रसंगों से जुड़ी 125 से ज्यादा प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और हर प्रसंग से जुड़ी औसतन 6 मूर्तियां होंगी जिनमें उन्हीं प्रसंग के अनुरूप छवियों को उकेरा गया है। ज्यादातर प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उन्हें रंगों से सजाया जाना बाकी है, जिसके बाद इन मोहक मूर्तियों के जरिए राम भक्त अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को जान सकेंगे। कि पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्तियों निर्माण करना है, जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम अकेले ही बनाना शुरू किया था इसका। चंपत जी उन लोगों ने चंपत जी ने इनकी एक किताब छोटा मोटा दिए थे जिसमें चित्र में हल्का फुल्का दिखाई देता है, छोटा मोटा चित्र, जिसके द्वारा हमने जो है चेहरा हो बा इसका मोल्डिंग का भी काम नहीं किया। मैंने अपने मन से चेहरा और ये सब देने का प्रयास किया हूँ। हाथ से ही चेहरा और बॉडी कोऑर्डिनेशन टोटल किए हैं। और ये मंदिर जो है, मंदिर के प्रांगण में जो हमने सुने हैं, मंदिर के प्रांगण में जो एक राम कथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा जिसमें मूर्तियां लगाया जाने का योजना। राम सेवकपुरम में बनाए जा रहे राम कथा कुंज कॉरिडोर का सपना मंदिर आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी अशोक सिंघल ने देखा था। उन्होंने 1990 में अधिग्रहित परिसर की 42 एकड़ जमीन पर ही राम कुंज विकसित करने की योजना बनाई थी। राम सेवकपुरम में बनी इस कॉरिडोर में 2013 से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर में राम जन्म, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जा चुका है। राम कथा कुंज कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को दिखाने के लिए कई भव्य निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राजा राम के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सकेगी। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।